नमस्कार, मैं हूं साइलो। आप देख रहे हैं हिंदी क्राइम एक्सपोज। ये एक ऐसी माँ की दिल को झकझोर देने वाली कहानी है जिसने बेरहम मैक्सिकन कार्टेल्स के हाथों अपनी बेटी को खोया था। इस कहानी में आप जानेंगे कि कैसे एक रोती बिलखती माँ अपनी बेटी की खून के इंसाफ के लिए सरकार, पुलिस और ड्रग्स माफिया से भिड़ जाती है। दिस इज द पावरफुल स्टोरी ऑफ अ मदर जिसने बिना डरे और सोचे 10 कार्टेल मेंबर्स को उनके अंजाम तक पहुंचाया। Before going further into this tragic tale, if you like such cases of crimes and investigations, please do subscribe to this channel. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कर दें। आपका छोटा सा एक क्लिक मेरे चैनल को ग्रो करने में बहुत हेल्प करता है। साथ ही कमेंट में अपना विचार और सुझाव जरूर साझा करें। मरियम एलिजाबेथ रोड्रिगेज का जन्म 1960 में मैक्सिको के एक स्टेट तमालुपस के सैन फर्नांडो में हुआ था। वो एक शांत स्वभाव की घरेलू औरत थी जिनका जीवन किसी भी आम औरत की तरह ही गुजर रही थी। लेकिन उनके शहर का हाल ठीक नहीं था। वहां आए दिन चल रहे गैंग वॉर्स और खूनी झड़पों की वजह से उनकी फैमिली से उनका बेटा और बाकी लोग सैन फर्नांडो छोड़ के उसके पास के दूसरे शहर में चले जाते हैं। उनकी 20 साल की बेटी कैरन अलेहांद्रे सालिनास रोड्रिगेज वहीं उनके साथ रुक जाती है ताकि वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सके और अपनी माँ को भी उनके बिजनेस में मदद कर सके। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2012 में एक दिन मरियम की बेटी कैरन को लॉस जेटा कार्टेल के मेंबर्स ने किडनैप कर लिया। मरियम और उनकी फैमिली अपनी बेटी को ढूंढने में जी जान लगा देते हैं। लॉस जेटा उनसे कैरन के एक्सचेंज में बहुत भारी फिरौती डिमांड करते हैं। लॉस जेटा एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है जो न्यूवो लरेडो में बेस्ड है। ये गैंग 90s के दशक के अंत में गठित हुआ था, जब मैक्सिकन आर्मी के कमांडोज ने अपना रैंक छोड़ के अपना अलग ग्रुप बना के गल्फ कार्टेल में इन्फोर्समेंट आर्म के रूप में काम करना शुरू किया। मैक्सिको के सभी ड्रग कार्टेल्स में से लॉस जेटा भी एक बहुत ही खतरनाक कार्टेल है। ये गैंग अपने क्रूर और हार्टलेस के लिए फेमस है। उनके लिए लोगों का टॉर्चर करना, उन्हें मारना या किसी का सर कलम करना आम बात थी। Their first instinct is to kill you rather than deal with you, rather than kidnap you and ransom you, will just kill you. लोगों में इस गैंग का खौफ बहुत ही ज्यादा था। ये ज्यादातर ड्रग स्मगलिंग का कारोबार करते थे, लेकिन लॉस जेटा किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, हत्या और भी कई इलीगल कामों को भी अंजाम देता था। मैक्सिको में ड्रग कार्टेल्स के बीच चलने वाले हिंसक लड़ाइयों की एक मेन वजह लॉस जेटा ही है। एक गैंग जो दूसरे गैंग के इलाके में घुस के वहाँ कब्जा करने की कोशिश करता है तो वहाँ टर्फ वार शुरू हो जाता है और आए दिन वहाँ ऐसे वार्स होते रहते हैं, जिसकी वजह से ये शहर मैक्सिको का एक बहुत डेंजरस शहर बन गया है। ऐसे कार्टेल्स का वहाँ टर्फ वार आम सिविलियंस के लिए वहाँ रहना मुश्किल कर देता है। गैंग्स के बीच शूटिंग, मर्डर्स और हिंसक झड़प होते रहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ इनोसेंट लोगों की जाने भी जाती है। पूर्व कुख्यात ड्रग लॉर्ड और बेल्त्रा लेविया कार्टेल का लीडर एडगार वाल्तेज विलारियाल का भी काफी बार लॉस जेटा कार्टेल से आमना सामना हुआ था। एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉस जेटा ने वाल्तेज से बदला लेने के लिए उसके छोटे भाई को किडनैप किया और उसे मार दिया। लेकिन उसके बाद एडगार वाल्तेज विलारियाल ने लॉस जेटा के 4 सदस्यों को उठा लिया और एक वीडियो बनाता है जहां वो उन चारों का बुरी तरह से टॉर्चर करके उनको कैमरे के सामने ही गोली मार देता है। ये दिल दहला देने वाला वीडियो डलास मॉर्निंग न्यूज के पास पहुंच गया और मीडिया के जरिए पूरा देश इस ब्रूटल किलिंग्स का गवाह बनता है। इससे आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि मैक्सिको का टर्फ वार्स और कार्टेल्स कितना खतरनाक है। मैक्सिको की ये हालत पिछले कई सालों से है। सरकार की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इस टर्फ वार्स को खत्म करने और ड्रग कार्टेल्स का अंत करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी यहाँ लोगों का रहना सुरक्षित नहीं है। मरियम की बेटी कैरन रोड्रिगेज भी इसी क्रूरता का शिकार हो गई। उसके किडनैप होने के बाद पूरा रोड्रिगेज फैमिली शोक मना रहा था, लेकिन उसकी मां ने यह ठान लिया था कि वो अपनी बेटी को वापस लाकर रहेगी। ये साल था 2012 का। एक दिन कैरन रोड्रिगेज अपने ट्रक को ड्राइव करते हुए एक गांव के पास से गुजर रही थी कि तभी 2 ट्रक्स उसको घेर लेते हैं। वहां 2 आदमी गन्स के साथ उसकी गाड़ी में आते हैं और उसे जबरदस्ती पकड़कर अपने साथ अगवा कर लेते हैं। कैरन को उन लोगों ने पकड़कर रोड्रिगेज फैमिली के ही एक घर में, जहां कैरन रहती थी, वहां बांध कर रख दिया और उसकी फैमिली से फिरौती मांगने का प्लान कर ही रहे थे कि तभी वहां रोड्रिगेज फैमिली का एक फैमिली फ्रेंड आ जाता है और वो उन लोगों को देख लेता है। उस गैंग ने फिर उस फैमिली फ्रेंड को भी किडनैप कर लिया और उन दोनों को एक दूसरे लोकेशन पर ले गए। अपहरण के बाद कैरन की फैमिली को धमकियां और फिरौती वाले कॉल्स आने शुरू हो गए। मरियम और उनकी फैमिली के पास बैंक से लोन लेने के सिवाय कुछ भी रास्ता नहीं बचता। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, फिरौती का लोन।
सैन फर्नांडो में इतने सारे अपहरण और फिरौती के इंसिडेंट्स हो रहे थे कि बैंकों ने पीड़ित परिवार वालों को रैंसम लोन देना शुरू कर दिया। मरियम और उनके हस्बैंड ने बैंक का सहारा लिया क्योंकि उन्हें अपनी बेटी किसी भी हालत में सही सलामत चाहिए थी। किडनैपर्स ने उन्हें फिरौती का पैसा एक लोकल मेडिकल फैसिलिटी में छोड़कर जाने को कहा। उसके बाद उन्हें पास के एक कब्रिस्तान में रुकने को कहा गया। मरियम और उनकी फैमिली ने किडनैपर्स की सारी शर्तें मानकर उन्हें जैसा बोला गया वैसा किया और वो कब्रिस्तान में जाके वेट करते हैं, पर किसी ने उन्हें वहाँ कांटेक्ट नहीं किया। पैसे देने के बाद भी उन्हें अपनी बेटी नहीं मिली, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानती है। उसने खुद ही किडनैपर्स के नंबर पर फोन किया और उनसे एक बार मिलने का रिक्वेस्ट किया। किडनैपर्स ने उसकी बात मान ली और वो लोग वहाँ के एक लोकल रेस्टोरेंट एल जूनियर में मीटिंग करते हैं। वहाँ मरियम जिस आदमी से मिलती है वो उनसे और पैसों की डिमांड करता है, लेकिन मरियम के लाख पूछने के बाद भी वो उन्हें कैरन के बारे में कुछ नहीं बताता। मरियम को उनकी बेटी के बारे में तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन वो नोटिस करती है कि उस आदमी के बेल्ट पर एक सस्ता वाला प्लास्टिक का रेडियो ट्रांसमीटर लगा हुआ था, जिसपे बार बार एक आवाज आ रहा था। वहाँ बार बार उन्हें सामा नाम सुनाई दिया और मरियम ने ये गेस किया कि शायद वो उस आदमी का ही नाम हो। सामा मरियम को बोलता है कि उनकी बेटी कैरन उसके पास नहीं है, लेकिन वो कुछ पैसों के एवज में उन्हें उनकी बेटी का लोकेशन जरूर बता सकता है। मरियम के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था और वो उसे $2000 भी दे देती है, लेकिन पैसे देने के बाद भी उन्हें कैरन का पता नहीं चलता है। मरियम उनको लगातार फोन करती है, लेकिन वो उनका फोन नहीं उठाता है। फिर भी वो बिना हारे फोन करती रहती है और फाइनली जब वो लोग फोन उठाते हैं तो वो फिर से $500 की डिमांड करते हैं। रोड्रिगेज फैमिली को इस बार भी धोखा मिलता है और उनकी बेटी अब भी वापस नहीं आती। दिन गुजरता गया, मरियम अपने हस्बैंड से अलग हो जाती है और अपनी बड़ी बेटी अजालिया के साथ रहने लगती है। मरियम को ये अंदर से डर था कि उनकी बेटी शायद अब घर वापस नहीं लौटेगी, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और उसने कसम खा ली थी कि वो उन सबको एक एक कर ट्रैक करके ही दम लेगी जिन्होंने उनकी बेटी का अपहरण किया था। और इसी तरह एक माँ का अपनी बेटी के किडनैपर्स को पकड़ने का संघर्ष शुरू होता है। वो एक आम औरत से डिटेक्टिव बन जाती है। ये बात नोट करने वाली है कि मरियम के खुद ही अपनी बेटी के किडनैपर्स को पकड़ने का जुनून के पीछे का रीजन ये था कि वहाँ की पुलिस उनकी कोई भी मदद नहीं कर रहा था। मरियम ने ठान लिया था कि वो उन लोगों को ढूंढ कर ही रहेगी और उसके लिस्ट में पहला नाम था सामा का, उस गैंग का एकमात्र आदमी जिससे मरियम मिली थी। आपको याद होगा कि कैरन के साथ एक फैमिली फ्रेंड को भी किडनैप किया गया था। एक्चुअली उन लोगों ने उसे अपहरण के कुछ देर बाद ही छोड़ दिया था, क्योंकि उनके हिसाब से वो उनके किसी काम का नहीं था। मरियम ने उसी फैमिली फ्रेंड को उस गैंग के लोगों की पहचान बताने को कहा, क्योंकि उसने उनको देखा था और उसके बताए फिजिकल डिस्क्रिप्शन से ये कंफर्म हो गया था कि उसकी बेटी के गुमशुदा होने में सामा का भी हाथ है। आज के समय में सभी के सोशल मीडिया पर अकाउंट है। मरियम पूरा इंटरनेट छान मारती है उस आदमी को ढूंढने के लिए जिससे वो रेस्टोरेंट में मिली थी। घंटों कैरन की सोशल मीडिया अकाउंट खंगालने के बाद उसे कैरन के फेसबुक अकाउंट में वो आदमी दिखाई देता है। उस आदमी के बगल में एक औरत खड़ी थी जिसने एक आइसक्रीम स्टोर का यूनिफॉर्म पहना हुआ था। मरियम ने उस औरत के यूनिफॉर्म के बारे में और इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि वो यूनिफॉर्म एक स्टोर का है जो सिटी विक्टोरिया में है, जो उसके लोकेशन से करीब 2 घंटे की दूरी पर है। मरियम ने उस आइसक्रीम स्टोर का लोकेशन पता करके उस औरत को पहचान लिया था जिसे उसने सामा के साथ पिक्चर में देखा था। वो वहाँ रोज उस औरत पर नजर रख रही थी और सामा का इंतजार कर रही थी। एक दिन सामा वहाँ आता है और वो उस औरत को लेकर निकल जाता है। मरियम दोनों का पीछा करती हुई उनके घर का पता लगा लेती है। मरियम को अब सामा के ठिकाने का पता चल गया था, लेकिन ये पुलिस का उसे अरेस्ट करने के लिए काफी नहीं था। उसे और सबूतों की जरूरत थी और जिसके लिए उसे उन दोनों के करीब जाना था। लेकिन उनसे मिलने से पहले मरियम को अपना पूरा हुलिया चेंज करना पड़ेगा ताकि वो उसे ना पहचान पाए। मरियम अपने बालों को काटकर अपना हेयर स्टाइल चेंज करती है और बालों का रंग भी बदलती है। वो उसके बालों को पूरे लाल रंग में डाई कर देती है। उसके पास अपने एक पुराने जॉब की गवर्नमेंट यूनिफॉर्म रखी हुई थी जिसे वो हेल्थ मिनिस्ट्री में काम करते वक्त पहनती थी। वो उसी यूनिफॉर्म का अपना भेष बदलने में इस्तेमाल करती है। वो अपना पहचान और भेष बदलकर सामा के रहने वाले लोकेशन में जाकर सर्वे के नाम पे घर घर जाकर जानकारी जुटाती है। सामा के खिलाफ बहुत सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद मरियम पुलिस के पास जाती है, लेकिन उसे पुलिस से कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिलता है, क्योंकि फर्नांडो सिटी में किडनैपिंग और मर्डर्स बहुत ज्यादा तादाद में हो रहे थे और पुलिस वैसे ही इन सारे केसेस में उलझी पड़ी थी। शहर में अब तक 70,000 लोग गुमशुदा थे और पूरी लॉ इन्फोर्समेंट कार्टेल्स के आगे लाचार थी। किसी को मरियम और उसकी गुमशुदा बेटी में इंटरेस्ट नहीं था। उसने जैसे तैसे बहुत कोशिशों के बाद एक ऑफिसर को उसकी मदद करने के लिए मना लिया था,
लेकिन जब तक सामा का अरेस्ट वारंट इशू हुआ वो वहां से भाग चुका था। मरियम कहीं से भी मदद न मिलने के कारण अंदर से टूट गई थी, लेकिन वो हार नहीं मानती है और सामा के गैंग के बाकी सदस्यों का पता लगाने में जुट जाती है। मरियम बहुत मेहनत करती है और उसे कहीं से सामा और उसके गैंग का फोटो मिल जाता है, जहां उन लोगों के चेहरे साफ दिख रहे थे। एक आम घरेलू औरत अब एक प्रोफेशनल डिटेक्टिव की तरह काम कर रही थी। एक दिन उसकी मेहनत रंग लाती है। ये दिन था सितंबर 15, 2014 का। इस दिन मैक्सिकन इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। मरियम का बेटा लुइस, जो सिउडाड विक्टोरिया में एक शॉप चलाया करता था, शाम को जब वो अपनी दुकान बंद कर रहा था तो वो एक आदमी को देखता है और देखते ही पहचान जाता है कि वो सामा है, क्योंकि उसकी माँ ने उस गैंग का फोटो उसके साथ भी शेयर किया था। वो सामा के ऊपर नजर रखते हुए तुरंत अपनी माँ को फोन कर ये बता देता है और सामा को उसी दिन अरेस्ट कर लिया जाता है। सामा ने अपने साथियों के नाम भी पुलिस को दे दिए जो कैरन के अपहरण में शामिल थे। उनमें से एक का नाम था क्रिश्चियन होजे ज़ापाता गोंजालेस, जो सिर्फ 18 साल का था। पुलिस ने उसे अरेस्ट करके मरियम के सामने ही पूछताछ शुरू की। मरियम को उस लड़के को देखकर दया आ गई, क्योंकि वो एक डरे हुए बच्चे की तरह दिख रहा था। यहाँ तक कि मरियम ने उसे इंटेरोगेशन के दौरान लंच भी ऑफर किया और क्रिश्चियन के लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेने बाहर भी गई। पुलिस ने मरियम के काइंडनेस पर सवाल उठाए तो मरियम ने कहा कि क्रिश्चियन अभी भी एक छोटा लड़का है, चाहे उसने जो भी किया हो, लेकिन उसे देखकर मुझे अपने बेटे की याद आती है। मरियम के काइंडनेस ने क्रिश्चियन के ऊपर बहुत असर किया और उसने पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया। क्रिश्चियन वहां उनसे बोलता है कि मैं आपको उस जगह ले जाऊंगा जहां उन्होंने उन सब का खून करके जमीन पर गाड़ दिया था। क्रिश्चियन उन्हें सैन फर्नांडो टेम्पल्स के पास ही एक खेत के टूटे पड़े सुनसान घर पर लेके आता है। वो घर चारों ओर से टूटा पड़ा था और दीवारों पर गोलियों के छेद बने हुए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ गोलियों का बौछार हुआ है। वो घर पूरा खत्म हो चुका था और घर का मलबा इधर उधर पड़ा हुआ था। वहीं एक कोने में मरियम को एक स्कार्फ पड़ा हुआ मिला, जिसे देखते ही वो पहचान गई कि वो उसकी बेटी कैरन की है। मरियम को कैरन के ट्रक का सीट कशन भी वहाँ मिलता है। कैरन का सामान वहाँ मिलने के बाद ये कंफर्म हो गया था कि उसका वहीं पे खून कर दिया गया था, लेकिन फोरेंसिक ने ये क्लेम किया कि कैरन की बॉडी वहाँ नहीं थी। मरियम ने उनके क्लेम को चैलेंज करते हुए इन्वेस्टिगेटर्स को दोबारा चेक करने की गुजारिश की, जिसके बाद उस एरिया की और अच्छी तरह से तलाशी ली गई और उन्हें फाइनली कैरन की जांघों की हड्डी मिलती है। कैरन के साथ साथ वहाँ उस सुनसान घर के जमीन के अंदर और भी कई लोगों के कंकाल मिले। वहां से वापस घर जाते वक्त मरियम एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट को क्रॉस करती है, जहां उसने कैरन के अपहरण के 2 दिन बाद अपनी बड़ी बेटी अजालिया के साथ विजिट किया था। उसे याद आता है कि वो उस दिन वहां उनके एक पुराने पड़ोसी एल्विया यूलिजा बेटनकोर्ट से मिली थी। मरियम ने वहां एल्विया को पूछा था कि क्या उसने कैरन को देखा है। एल्विया ने वैसे तो बताया था कि उसने कैरन को नहीं देखा, पर मरियम को न जाने क्यों एल्विया की बातों से कुछ अजीब लगता है और वो ये शक करती है कि शायद उसका भी उनकी बेटी के अपहरण में कुछ हाथ है। मरियम एल्विया के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू करती है और उसे ये पता चलता है कि उसका उस गैंग में से ही एक आदमी के साथ अफेयर था जो उस समय जेल में था। मरियम ने जैसे सामा के साथ किया था वैसे ही इस बार जेल में उस गैंग मेंबर के विजिटिंग आवर्स में नजर रख रही थी। वो वहाँ रुककर एल्विया का इंतजार करती है और जैसे ही एल्विया जेल में उसके पार्टनर को विजिट करने पहुँचती है, उसे मरियम के कंप्लेंट पर अरेस्ट कर लिया जाता है और बाद में ये खुलासा होता है कि फिरौती के लिए आए कुछ कॉल्स एल्विया के घर से भी किए गए थे। ये मरियम के शानदार सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन और उसके इंटेलिजेंस का एक और नमूना था। वक्त गुजरता है और मरियम अपने काम पर बनी रहती है। वो लगातार रिसर्च करके अपनी बेटी के अपहरण और मर्डर के पीछे जिन लोगों का हाथ था उनका पता लगाती है। एक दिन उसको उस गैंग में से एक और आदमी का पता चलता है जिसका नाम था एनरिके योएल रूबियो फ्लोरेस। मरियम उसके घर का पता लगाकर उसके होम टाउन अदान पहुंच जाती है और एनरिके के दादी माँ को मिलती है। उसके दादी माँ ने यह बताया कि एनरिके एक रेगुलर चर्च जाने वाला लड़का है। मरियम भी उसी चर्च में हमेशा मास पर जाके उसे ऑब्जर्व करती है। आखिर में उसने पुलिस को इस बारे में बताया और एनरिके को भी अरेस्ट कर लिया गया। जब पुलिस उसको अरेस्ट कर रहे थे तो एनरिके के परिवार वालों ने मरियम से दया की भीख मांगी, लेकिन उसने उन लोगों की बात नहीं सुनी और ये जवाब दिया कि उसका दया तब कहाँ चला गया था जब उन्होंने उसकी बेटी को मारा था। अब तक मरियम ने जितने भी इन्वेस्टिगेशन किए वो सब उसके सामने कुछ नहीं था जो वो अब आगे करने वाली थी। मरियम अब 56 ईयर्स की हो चुकी थी। उसने लगातार इन कई सालों से उसकी बेटी के हत्यारों को एक एक करके ढूंढकर उन्हें सजा दिलाई थी।
उसने अपने सेफ्टी के बारे में कभी नहीं सोचा और अपने फैमिली के बोलने पर भी वो नहीं रुकी। उसका अगला शिकार था एक आदमी जो उस कार्टेल में ज्वाइन करने से पहले फूल बेचा करता था। मायरियम ने उसके बारे में और जानकारी जुटाई और एक गुमनाम खबरी ने उन्हें बताया कि वो आदमी आजकल अमेरिका और मैक्सिको के बॉर्डर पर सनग्लासेस का शॉप चलाता है। मायरियम जैसे ही उस सनग्लास शॉप में पहुंचती है, वो आदमी उसे पहचान लेता है और वहां से भागने लगता है। मायरियम भी उसके पीछे भागती है और उसे धक्का देकर गिरा देती है। उसके बाद उसने अपना गन निकालकर उसके ऊपर तान दिया। वो उसे करीब 1 घंटे तक अपने कब्जे में रखती है जब तक पुलिस वहां नहीं पहुंच जाती। शायद आपको भी मेरी तरह ये यकीन करने में मुश्किल हो रहा होगा कि कैसे एक 56 इयर्स की महिला एक जवान हट्टे कट्टे आदमी को ऐसे पकड़ सकती है। वो सिर्फ एक डिटेक्टिव का ही नहीं बल्कि पुलिस का भी काम कर रही थी। उसने अकेले ही एक खतरनाक कार्टेल मेंबर को पकड़ लिया था। ये कोई आम बात नहीं थी, वो वाकई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी औरत थी जिसका डर अब खत्म हो चुका था और जिसे सिर्फ अपनी मरी हुई बेटी को इंसाफ दिलाना था। मायरियम रोड्रिगेज ने अपने लाइफ के पूरे 3 साल अपनी बेटी के किडनैपर्स और हत्यारों को ट्रैक करके उन्हें पकड़वाने में गुजार दिए। उस कार्टेल के 10 सदस्यों को एक एक करके ढूंढ निकाला था। उसने उन अपराधियों को पकड़ने के लिए कई सारे टैक्टिक्स अपनाए। अपने बालों को काटा और डाई किया, फेक आईडी यूज की, अलग अलग भेष बदले और अपने टारगेट्स का लगातार पीछा किया। कार्टेल्स के खिलाफ एक माँ का ऐसा हौसला मैक्सिको में कभी देखा नहीं गया। और जब लोगों को मायरियम के बारे में पता चला तो वो बहुत फेमस हो गई। उसका फेमस होना उसके लिए और खतरा बन चुका था, क्योंकि उनको देखकर बाकी लोगों की भी हिम्मत बढ़ रही थी, जिसे अपराधियों को पसंद नहीं था क्योंकि उनका बिजनेस डर से ही चलता था। मायरियम को कार्टेल से जान की धमकी मिलना शुरू हो गया। आखिरकार उसने मेक्सिको के सरकार से मदद की गुहार लगाई और प्रोटेक्शन के लिए अपील की। उसी समय कुछ अपराधी वहां के एक जेल से फरार हो जाते हैं, जिस जेल में कैरन के किडनैपर्स को भी रखा गया था। उन फरार अपराधियों में 2 कैरन के किडनैपर्स भी थे, जिनमें से एक को तो फिर से पकड़ लिया जाता है लेकिन दूसरा पुलिस के हाथों में नहीं आता। मायरियम को यह डर था कि वो भागा हुआ अपराधी उसके ऊपर अटैक कर सकता है और इसीलिए उसने लगातार सरकार से प्रोटेक्शन की अपील की, लेकिन मायरियम को कुछ प्रोटेक्शन नहीं मिला। अप्रैल 17, 2017 को मायरियम फिर से एक औरत के पीछे लग जाती है जो सिउदाद विक्टोरिया के एक घर में आई का काम कर रही थी। मायरियम कई दिन तक उस पर नजर बनाए रखती है और एक दिन उसे भी अरेस्ट कर लिया जाता है। मायरियम ने अपनी बेटी के एक और हत्यारे को जेल पहुंचा दिया था और अब उसे सिर्फ उस गैंग के एक और आदमी की तलाश थी। दुर्भाग्य से मायरियम अपना आखिरी मिशन पूरा नहीं कर पाती है और मई 10, 2017 को मैक्सिको के मदर्स डे वाले दिन मायरियम को जेल से भागे अपराधियों ने उसी के घर के बाहर गाड़ी में गोलियों से भून दिया। उसके शरीर में 13 बुलेट्स मिले थे। मायरियम एक माँ के इंसाफ की लड़ाई का मिसाल बन चुकी थी, जो दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों से भी नहीं डरी और दुनिया को ये दिखाया कि कैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, अपनी जान की फिक्र किए बगैर। पुलिस के रिपोर्ट के मुताबिक जिस दिन मायरियम का कत्ल हुआ, वो अपनी बेटी कैरन के रहने वाले एक घर को विजिट करके वापस घर आई थी और जैसे ही वो अपने कार को पार्क करके गाड़ी से बाहर आती है, वहाँ एक व्हाइट कलर का निसान ट्रक पीछे से आता है और एक आदमी निकलकर मायरियम को 13 बार गोली मारता है। उसके हस्बैंड ने उसे जमीन पर पड़ा हुआ पाया और उसका एक हाथ पर्स में था जहाँ उसका पिस्टल था। मायरियम को जल्दबाजी में हॉस्पिटल लेके जाते वक्त वो रास्ते में ही दम तोड़ देती है। पूरे मैक्सिको में मायरियम के मौत के बाद शोक का माहौल था। उसने जाते जाते अनगिनत पीड़ित परिवार वालों को कार्टेल्स के खिलाफ खड़े होने का हौसला दिया था। उनका बेटा लुइस भी उसकी माँ के हत्यारों को सजा दिलाना चाहता था, लेकिन वो अपनी माँ के हश्र को देख के डर गया और वो एक इंटरव्यू में मीडिया से कहता है कि वो अपनी माँ की गलतियों को नहीं दोहराएगा। उस डर के बावजूद मायरियम को उसके होम टाउन में एक हीरो का दर्जा दिया जाता है और उसके नाम का एक ब्रॉन्ज प्लेक वहाँ के सेंटर स्क्वायर में स्थापित किया गया। तो ये थी एक ऐसी माँ की दर्द और हिम्मत की कहानी तो शायद मैक्सिको के हिस्ट्री में सदियों तक बताया जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि जितने भी परिवार वालों ने वहाँ अपनों को खोया है, उन्हें इंसाफ मिले। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। प्लीज कमेंट में अपने विचार और सुझाव रखें। मैं अगली बार फिर आऊँगा एक नई कहानी लेके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।